नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 15 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग चैप्टर 15 लेकर आ गए हैं NCERT क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 15, जो कि है हमारे चारों ओर वायु। इसके पहले का चैप्टर यानी कि चैप्टर 14 हमने इस YouTube पे अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के बारे में, जो कि हमारा मुख्य विषय है वायु। इसके पहले का जो चैप्टर था वह जल पे आधारित था, जिसे मैंने पहले ही डाल दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं वायु के बारे में, और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे, क्योंकि ये क्लास 6 का है तो बहुत डीपली हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इसमें यह है प्रश्न का किया गया है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वायु किससे बनी है, और पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है, यानी कि पुनः कैसे प्राप्त होता है वायुमंडल को। इन सभी चीज़ों का, इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न पर ही गौर करते हैं कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो वायु है, जो हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो हर जगह मौजूद है। सामान्य तौर पे हम बस यही जानते हैं कि हाँ वाकई ये जो वायु है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। जैसे कि जिस कमरे में मैं हूँ या फिर जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहाँ पे भी हवा है, बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी हवा है, बाथरूम में भी हवा है। मतलब सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो हवा हर उस स्थान पे मौजूद है जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है या फिर जहाँ पे खोखला है। मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार के अंदर तो वायु नहीं हो सकती है, लेकिन दीवार के अंदर भी वायु होने की संभावना है। यदि दीवार के अंदर कोई छेद है या फिर सुराख हो गया या किसी प्रकार से दीवार फट गया है, तो उस फटने वाले स्थान पे, मतलब जहाँ पे भी स्थान खाली मिलेगा, वहाँ जो वायु होगा उस स्थान को घेर लेगा। तो वायु लगभग हर जगह मौजूद है। मतलब पृथ्वी पे यदि आप कहीं भी चले जाएं तो वायु मौजूद है। असल में बात ये होता है कि वायु कई बार एक समान मौजूद नहीं होता है, वो ऊंचाई के साथ भी घटते रहता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो जो वहाँ पे बहुत ऊंची जिन्हें चढ़ाई करनी रहती है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। जैसे कि हिमालय पे जो लोग चढ़ते हैं उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे पृथ्वी से हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही वायुमंडलीय जो दाब होता है वह कम होते रहता है। मतलब वो धीरे धीरे ऊंचाई के बढ़ते के साथ ही वायुमंडल दाब कम होता है, और वायु जब मौजूद नहीं रहेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन रहता है उसकी भी कमी होती रहती है धीरे धीरे। तो जब ये लोग ऊपर जाते हैं, जब इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो फिर उस सिलेंडर्स का प्रयोग करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन वायु लगभग हर जगह मौजूद है। पृथ्वी पे कहीं पे भी कोई स्थान जो खाली है, जहाँ पे स्पेस कुछ बचा हुआ है या फिर कोई एक छोटा सा छिद्र ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको वायु देखने को मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि आप कोई गिलास लेते हैं, मान लीजिए कोई कांच का गिलास है या फिर किसी प्रकार का एक गिलास है, और उस गिलास में कुछ भी नहीं है, आप सामान्य तौर पे तो ये कह सकते हैं कि उस गिलास में कुछ भी नहीं है, लेकिन सही मायने में वह पूरा गिलास जो है लबालब हवा से भरा हुआ है। यदि हम उसी गिलास को उल्टा करके किसी बाल्टी में पानी लेकर उसके अंदर डालें, सीधा डालने का प्रयास करें, तो काफ़ी बल लगाना पड़ेगा उसे अंदर की ओर ले जाने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वायु मौजूद है। अब अगर उसमें वायु नहीं होती तो आराम से गिलास पानी के अंदर चला जाता। लेकिन जब जैसा कि आप लोग को पता है कि पानी में उत्प्लवन बल होता है, तो उसके अंदर डालने के लिए आपको गिलास उसके कितना, यानी उसके उत्प्लवन बल से ज़्यादा बल लगा के आपको अंदर उसे डालना होगा। और जब डालते हैं तो उसमें ज़्यादा दम लगता है। लेकिन जैसे ही आप गिलास अंदर डाल देते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। वो गिलास के अंदर अगर चला जाता जल, तो जल का स्तर बाल्टी में नहीं बढ़ता। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप गिलास सीधा उल्टा करके पूरा नीचे की ओर डालते हैं तो उसमें पानी जाता ही नहीं है। और जब पानी नहीं जाता है, इसलिए दबाव से जो जल का जो सतह होता है बाल्टी में, वो ऊपर की ओर आ जाता है।
लेकिन जैसे ही आप गिलास को हल्का सा तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे कि बुलबुले के रूप में कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। असल में ये वही है जो अदृश्य गैसें थीं उस गिलास में, जो वायु थी उस गिलास में, वही अब निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह मौजूद है, और जब तक वायु निकल नहीं जाती है गिलास में से बुलबुले के रूप में, तब तक उसमें पानी नहीं भरता है। और जैसे जैसे हवा खाली अपना स्थान छोड़ेगा गिलास से, वैसे वैसे जो जल है उस खाली स्थान को भरने के लिए गिलास में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह मौजूद है, हर उस स्थान पे जहाँ पे स्पेस है, या फिर कोई भी एक कोई जैसे दीवार अगर फट जाता है तो उसके अंदर भी हवा मौजूद होती है। कोई छेद, यदि धरती के अंदर कोई छेद है या कोई किसी प्रकार का बिल है किसी जानवर का, तो उसके अंदर भी हमें वायु मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम वायु किससे बनती है। तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि वायु आखिर होती क्या, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, जिससे हमारी जुल्फ़ें उड़ती हैं और हमारे कपड़े उड़ते हैं, हमारे आसपास के जो पत्ते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हाँ यहाँ पे अधिक वायु है या फिर कम वायु है। तो आखिर वो बनता किससे है? तो असल में जब 18वीं शताब्दी थी, तो 18वीं शताब्दी में लोगों को लगता था कि जो वायु है वो बस एक ही पदार्थ से बना हुआ चीज़ है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध प्रारंभ हुए और विभिन्न प्रकार की जब खोजें शुरू हुई, तो ये पता चला कि वायु किसी एक पदार्थ का नहीं बना हुआ है, बल्कि यह बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो वायु है, हमारा जो वायु बहता है, जिसे हम महसूस करते हैं ठंडी ठंडी या फिर गर्म हवाएं, असल में ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, वो कोई एक पदार्थ नहीं है। तो बहुत सारी गैसों के मिश्रण को ही हम वायु कहते हैं। अब बहुत सारी गैसों का अगर मिश्रण ही ना हो तो वायु का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, वायु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर बहुत सारे गैस मिलते हैं तो उससे वायु बन जाती है। तो इसमें कुछ बताया गया है कि मिश्रणों के बारे में बताया गया है कि आखिर में वायु कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं वायु में। तो इसमें देखिए जैसे कि जल वाष्प है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, धूल तथा धुआं हो गया। ये कुछ सामान्य ऐसे कण हैं जो वायुमंडल में मौजूद हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम जल वाष्प के बारे में बात करते हैं कि वायु में जल वाष्प किस प्रकार से मिला रहता है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जैसे कि अपने पुराने चैप्टरों के पढ़ाने के दौरान भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पानी होता है वह भाप बनकर वो ऊपर उड़ जाता है, ऊपर हवा में मिल जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहता है, और जब ऊपर जाता है तो ठंडा होकर वह बादल बनता है, और बादल फिर संघनित होकर फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पे गिरता है। तो बादल तो हमें दिखाई देता है कि हाँ ये बादल है, पर्टिकुलर बादल है, लेकिन बादल तो संघनित हो गया है इसलिए वो थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हमारे चारों तरफ यहाँ पे भी पानी के कण बहुत मौजूद हैं, बहुत छोटे छोटे कण, मतलब एक कहा जा सकता है कि भाप के रूप में यहाँ पे भी हमारे चारों तरफ पानी के कण मौजूद है। इसे जानने के लिए हम किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सामान्य अवस्था में भी देखा होगा कि जब आप फ्रिज से कोई ठंडा बोतल लाकर रखते हैं मेज पे, या फिर सामान्य रूप से कोई गिलास होता है उसमें आप बहुत चिल्ड वाटर डालते हैं या फिर बर्फ़ मिला हुआ पानी जब उसमें रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। आखिर ये पानी की बूंदें आती कहाँ से हैं? ऐसा नहीं है कि उस गिलास से उछलकर पानी की बूंदें चारों तरफ चिपक गई हैं या फिर उस बोतल से निकलकर। अच्छा चलिए मान सकते हैं कि एक तरह से गिलास से पानी बाहर निकल भी सकता है क्योंकि उसका ढक्कन खुला रहता है, लेकिन एक बोतल से जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो बोतल बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकाल के रखते हैं तो बोतल का ढक्कन तो बिल्कुल टाइट, एयर टाइट बंद रहता है, फिर भी उसके बाहर किस प्रकार की बूंदें आ जाती हैं। तो असल में वो जो बूंदें बनती हैं उसके चारों तरफ सतहों पे, वो मुख्य रूप से जो वायुमंडल में जो जल के कण मौजूद रहते हैं, यानी कि जो जल वाष्प मौजूद रहते हैं वो वही रहते हैं। यानी कि असल में वो इतने पतले होते हैं, क्योंकि वह गर्म होते हैं तो उनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं वो। लेकिन जब उन्हें ठंडा किया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि जब जल वाष्प को एक बार ठंडा किया जाएगा तो फिर से वह जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो हमारा जलवायु है, यानी कि जो हवा में जो जल वाष्प मौजूद है वो तो गर्म है, लेकिन जब वो गिलास की सतह से स्पर्श करता है तो चूँकि गिलास ठंडा है, गिलास में ठंडा पानी है या फिर बोतल में ठंडा पानी है, इसलिए वो फिर से संघनित हो जाता है। यानी कि वायु जो है, वायु में जो जल वाष्प मौजूद है वह पुनः संघनित होकर वो वायु जो कभी वायु था
अब वो धीरे धीरे जल में बदलना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे जल की बूंदें वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और ज़्यादा होने पे वह धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी। सामान्य रूप से देखा जाता है कि ये जो प्रक्रिया होती है वह हर मौसम में भिन्न भिन्न होती है। यदि बरसात के मौसम में आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा जल की बूंदें पैदा होंगी। आप शुष्क मौसम में जब लू चलता है उस समय यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम बूंदें बन रही हैं। तो असल में कितनी बूंदें उसके सतहों पे चिपकेंगी यह इस बात पे निर्भर करता है कि वायु में आर्द्रता कितनी मौजूद है, यानी कि वायु में जल वाष्प कितना अधिक मौजूद है। जितना अधिक वायु में जल वाष्प मौजूद रहेगा उसी के हिसाब से आपके गिलास या फिर आपके बोतल के चारों तरफ पानी इकट्ठा होगा। आप लोग कभी देखिए, एक ही टेम्परेचर का ठंडा पानी कभी ज़्यादा उसके सतहों पे कभी ज़्यादा पानी बनता है, पूरा गिर के पूरा मतलब कई बार तो देखा जाता है पूरा बहने लगता है। उससे टेबल पे देखेंगे तो टेबल पे पूरा पानी बन के बहने लगेगा, कभी कभी इतना ज़्यादा पानी रहता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि वायु में कितना वाष्प मौजूद है। चलिए बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन होना लाजमी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण जीवन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक तत्व है, यानी कि ऑक्सीजन जो वायु है, वायु का एक मिश्रण का एक जो हिस्सा है ऑक्सीजन, ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे जानेंगे कि हम इस वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो सामान्य तौर पे हम कैंडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम किसी 2 कैंडल्स को लेकर इसे हम जलाने का प्रयास करें, मान लीजिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ें जो जलती हैं हमारे आसपास, जो भी चीज़ें जिसमें आग लगता है या फिर जो चीज़ें जलती हैं, तो जलने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। आपको पता है कि नहीं पता है इस बारे में? मान लीजिए कैंडल, 2 कैंडल्स हमने लिया है और दोनों को हमने जला दिया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं, यानी कि जब तक यह ट्रायंगल नहीं बनाएगा तब तक कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। जलने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला तो होता है ईंधन। दूसरा क्या होता है? दूसरा चाहिए आपको गर्मी या फिर हीट कह सकते हैं इसको। और जो तीसरा ट्रायंगल का जो तीसरा लाइन है उसे हम क्या कह सकते हैं? वो है हमारा ऑक्सीजन। यानी कि जब तक ये तीनों आपस में मिलेंगी नहीं, यदि एक जगह ये स्थापित नहीं होंगी तब तक आग नहीं लग सकता है। चाहे आपके पास कितना भी ईंधन मौजूद हो, चाहे आपके पास कितनी भी गर्मी मौजूद हो, या फिर चाहे आपके पास कितना भी ऑक्सीजन मौजूद हो, आग तभी लगेगा जब यहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए दोनों कैंडल्स जल रही हैं। यदि हम एक गिलास लेके, कांच का गिलास लेकर इसे हम ढक दें इस प्रकार से, इस प्रकार से ढक दें, यहाँ पे मान लीजिए टेबल है, इस प्रकार से ढक देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये जो कैंडल है जो गिलास के अंदर रखी गई है, यह धीरे धीरे क्या होगा? बुझ जाएगा। और लेकिन जो वातावरण में यानी कि खुले आसमान के नीचे रखी हुई है, वायुमंडल में जो मौजूद है ये कैंडल बाहर रखी हुई, वो अपना जलते रहेगा एक लय से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आपने कैंडल को पहले ही जला दिया था वायुमंडल में। तो जब आपने वायुमंडल में सामान्य अवस्था में इस कैंडल को जलाया तो वहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद थी। ईंधन के रूप में यह कैंडल मौजूद था, गर्मी के रूप में आपने माचिस से जलाया या फिर किसी चीज़ से जलाया, यानी कि आपने किसी न किसी उपकरण के माध्यम से वहाँ पे गर्मी उसे दिया। कैंडल के यहाँ पे ऊपरी सिरे पे इसके बत्ती पे आपने गर्मी दिया तो यह जलना शुरू हो गया। और चूँकि वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके बारे में हम सिद्ध कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है वातावरण में, वह वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद था इसलिए जलना शुरू हो गया। लेकिन जब आप गिलास से इसे ढक देते हैं तो यहाँ पे होता ये है कि जब तक ऑक्सीजन इस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन है तब तक तो यह जलता है रहता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होता है तो बस ये 2 चीज़ें बच जाती हैं, ईंधन और गर्मी। भाई गर्मी तो कुछ देर तक इसके बत्ती में रहेगा ही, लेकिन गर्मी बेकार हो जाता है जब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ट्रायंगल इसका टूट गया। जब ट्रायंगल टूट जाएगा तो ये फिर बुझ जाती है, लेकिन बाहर वाला इसी तरह से
जलता रहता है। देखिए ये ट्रायंगल्स बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार का आग लगाने के लिए आप लोगों को इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। चाहे मानव जीवन हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 3 लोगों की मौजूदगी बहुत आवश्यक होती है। आप भी देखते हैं कि जब 2 दोस्त होते हैं, 2 दोस्त बड़े प्यार से रहते हैं, आपस में हंसते खेलते खाते पीते हैं, सब कुछ बड़े आराम से चलता रहता है। लेकिन जब कोई तीसरा आ जाता है तिकड़म लगाने के लिए इसमें और इनकी बातें यहाँ से वहाँ लगाता है, तो फिर इन दोस्तों में भी आग लग जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से आग के संदर्भ में भी है, यदि आपको आग जलाना है तो यह ट्रायंगल आप लोग को बनाना ही पड़ेगा। यही तो कारण होता है कि हमारी जो लकड़ियाँ होती हैं हम कहाँ रखते हैं, हम तो खुले आसमान में रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसे किसी डब्बे में पैक करके रखें कि नहीं इसमें ऑक्सीजन लगते ही आग लग जाएगा। ऑक्सीजन मिलते ही आग क्यों नहीं लगता है, जबकि वो ऐसे ही सामान्य अवस्था में हर जगह पड़ी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट उतना उसे नहीं मिल पाता है ताकि आग लगना वो उसमें आग लग सके। इसी प्रकार से आप एलपीजी गैस को देखेंगे, एलपीजी गैस को आप कह सकते हैं कि हाँ वो सुरक्षित एक कंटेनर में यानी कि एक सिलेंडर में बंद रहता है। लेकिन कई बार जब क्या होता है कि गैस लीक होना शुरू हो जाता है, गैस लीक होता है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब देखिए जबकि वह ईंधन वहाँ पे है, जो लीक हो रहा है गैस वह एक ईंधन के रूप में है, ऑक्सीजन पूरे वातावरण में मौजूद है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आग नहीं लगता है। लोग तब मना करते हैं कि किसी प्रकार का लाइटर या फिर किसी प्रकार का आप सिगरेट ना पिए, सबको मना कर दिया जाता है। और ये यहाँ तक ये भी कह दिया कि स्विच ऑन ऑफ ना करें, ताकि जब हीट वहाँ पे उत्पन्न होगा तो ऑक्सीजन और ईंधन पहले ही मौजूद है, और जब जैसे हीट उसे मिलेगा तो आपके घर में या फिर किसी भी स्थान पे एलपीजी गैस से आग लग जाती है। तो ये ट्रायंगल बनना बहुत आवश्यक है। चलिए बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे मौजूद ही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये पूरा खाली हो गया। अब चूँकि नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जल गया तो ये पूरी तरह से गिलास खाली हो जाएगा। ये गिलास पूरी तरह से खाली नहीं होगा, इसमें भी कुछ वातावरण मौजूद होगा जो कि नाइट्रोजन या फिर अन्य गैस या फिर ऑक्सीजन जला और ये जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद रहेंगी। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मौजूद है तो ये चीज़ें फिर जल नहीं रही है, पूरी प्रक्रिया पूरा ये कैंडल जल के समाप्त नहीं हो रहा है, बीच में ही ये बंद हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन समाप्त हो गया है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी मौजूद है। असल में देखा जाए तो नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। यदि हम इसे एक गोला बना के देखें कि एक प्रकार से यह गोला नहीं है, एक प्रकार का वृत्त है, और इसमें यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लगभग इतना नाइट्रोजन मिलेगा और फिर इतना लगभग ऑक्सीजन मिलेगा, ये पूरा क्षेत्र नाइट्रोजन का हो जाएगा। लगभग 3/4 भाग पूरा नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये जो भाग हो जाएगा लगभग ऑक्सीजन हो जाएगा। और इन भाग में ये छोटा सा भाग बचा है, इसमें लगभग सभी प्रकार के जो और सब गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर धूल तथा धुआं तथा ये सभी मौजूद होती हैं। तो नाइट्रोजन बहुत बड़ा मतलब अहम रोल निभाता है इस हवा को या फिर वायु को तैयार होने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आप जब कैंडल जलाते हैं या फिर कोई भी ईंधन जब आप जलाते हैं तो उससे जब वो जलता है, ऑक्सीजन लेकर जब वो जलता है तो फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और यही कारण है कि जब आप एक कमरे में चारों तरफ खिड़की और दरवाजे बंद कर दें और एक कमरे में कोई अंगीठी जला दें, कोई चीज़ जलाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको घुटन महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर की हवा वहाँ पे नहीं आ पा रही है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और जो अंदर जितनी ऑक्सीजन मौजूद है वो सब जलने के लिए ईंधन को लग जा रही है। यानी कि ईंधन ऑक्सीजन लेके जल रहा है, और जब ईंधन जल रहा है तो फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और किसी बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो हमें घुटन महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन आवश्यक है, और जब कमरे में ऑक्सीजन कम हो गया है तो हमें घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। फिर हम बात करें तो धूल तथा धुआं भी यहाँ पे मौजूद है। आप देखेंगे कि
जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो धुआं आप देखते हैं कि किस तरह से वायुमंडल में मिल जाता है, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाई जाती हैं कि जो धुआं है, धुआं हमारे लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए चिमनियों का प्रयोग किया जाता है कि धुआं सीधे ऊपर निकल जाए। तो हम तक तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन ऊपर जो पक्षियां उड़ती हैं वो उनके ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, तो उन्हें काफ़ी नुकसान होता है इस चीज़ से। धूल भी इस वातावरण में मिली रहती है, हमें सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप कभी बंद कमरे में जाइए और वहाँ पे कहीं सूर्य का कोई बिंब आ रहा हो, उसका कोई प्रकाश स्रोत वहाँ से पतले झरोखे से निकल के यदि आपके कमरे में आ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि उस सूर्य के किरण के चारों ओर किस प्रकार से धूल कण डांस करते हुए आपको दिखाई देंगे। वह नृत्य करते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा जितनी तेज़ रहेगी उतनी तेज़ी के साथ वह गति करते नजर आएंगे। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि किसी स्थान पे कितना धूल तथा धुआं मौजूद है। धुआं तो उस स्थान पे ज़्यादा मौजूद होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगा हो, या फिर कम आग लगा हो तो वहाँ पे धुआं कम मौजूद होगा। लेकिन धूल का इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी स्थान की जो धरती है, मतलब जो धूल कण का स्रोत है, वह कितना नम है। यदि कोई स्थान ज़्यादा नम है तो वहाँ से जब धूल, असल में होता यह है कि जब झोंका चलता है हवा का, तो हवा का झोंका धरती से टकराता है, और जब धरती से टकरा कर ऊपर की ओर उठता है तो जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं वो भी हवा के साथ उड़ जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं और वो उड़ते रहते हैं धीरे धीरे हवा के साथ। तो यदि धरती बहुत ज़्यादा नम है, अगर उसमें नमी बरकरार है, तो आप देखेंगे जब धरती में नमी रहती है और जब भीगा रहता है धरती, तो वहाँ से धूल कम उड़ता है। तो ऐसे स्थानों पे आप लोग को धूल कम बढ़ेगा। लेकिन यदि धरती शुष्क है, वहाँ पर रेत और मिट्टी ज़्यादा है, तो वह ज़्यादा उड़ेगा। अब वही देख लीजिए कि जैसा कि जो ये सूर्य का जो प्रतिबिंब आपके कमरे में आ रहा था, सूर्य का एक प्रतिबिंब जो आपके कमरे में इस प्रकार से आ रहा था, ढेर सारे धूल के कण आप देखेंगे जो इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन एक निश्चित मात्रा होगी घूमने की। लेकिन आप एक झाड़ू उठाइए और झाड़ू उठाकर ये जो फर्श है आपका, आप उसको साफ़ करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि झाड़ू से जो हवा लग रही है उसे, नीचे के फर्श के कण को, धूल के कण को, वो भी उठना शुरू हो जाएंगे। और आप जब देखेंगे कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो तब आप देखेंगे कि वायु में ये जो छोटे छोटे कण हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, अचानक बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे जो धूल है वो फिर वह हवा जो है वो हवा के माध्यम से उड़कर ऊपर चला गया है और वायुमंडल में धूल कण ज़्यादा मौजूद हो गया है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों की वायु किससे बनी होती है। चलिए बात करते हैं कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस धरती पे जीवित रहने के लिए लगभग क्या मतलब सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो भाई ये सब तो बात हो गया कि जो बाहर रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन मिलता ही है, उन्हें तो दिखाई देता है कि यहाँ पे हवा मौजूद है इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन अब बताइए कि पानी या फिर मिट्टी में रहने वाले किस प्रकार से सांस लेते हैं, तो इनका भी व्यवस्था होता है। सामान्य रूप से यदि मैं पानी में रहने वाले जानवरों की बात करें तो पानी में रहने वाले जानवर मुख्य रूप से दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में आप देखेंगे तो वहाँ पे गिल्स होता है उनका, और आपको पता होना चाहिए कि पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। जब आप कभी पानी को किसी फ्राई पैन में लेकर गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म होने के थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे उसके सतह पे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, जैसे लगेगा कि वो बबल्स टाइप की हैं। तो वो क्या हैं, असल में वहाँ पे उसमें जो हवा मौजूद है वही गर्म हो रहा है, और जो गर्म होकर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। तो पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं पानी में रहने वाले जिनके पास ऐसा हथियार है या फिर ऐसा उपकरण उनके शरीर में नेचर ने बनाया है कि वह ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन छान कर अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मछलियाँ होती हैं बहुत सारी, तो उन्हें आप देखेंगे तो वो किस प्रकार से गिल की सहायता से ऑक्सीजन को छान कर वो उसमें जीवित रह पाती हैं। लेकिन पानी में रहने वाले कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास गिल मौजूद नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि उन्हें सतह पे आना पड़ता है कभी ना कभी ऑक्सीजन लेने के लिए। जैसे कि जो व्हेल हो गई मछली या फिर डॉल्फिन मछलियाँ हो गई, उन्हें आप देखेंगे कि वह किस प्रकार से ऊपर की सतह पे आते हैं कुछ कुछ घंटों पे, और अपने सर पे जो उनके लगा रहता है एक विजल टाइप का रहता है, जो उनका नाक होता है कहा जाए तो, उसे बहुत तेज़ी के साथ पानी ऊपर फेंकते हैं और फिर
ऊपर से हवा खींचकर वो धरती मतलब पानी के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर तक वहाँ पे रहते हैं। इसी प्रकार से जो एलिगेटर्स होते हैं यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके अंदर भी गिल नहीं पाई जाती है, तो वो भी पानी के अंदर बहुत देर तक रह लेते हैं, लेकिन कुछ घंटों में उन्हें एक बार ज़रूर ऊपर आकर, या फिर ऐसे ही मेढक हो गए, मेढकों को भी ऊपर सतह पे आके पानी के फिर ऑक्सीजन लेके फिर नीचे जाना होता है। तो इसमें दो तरह के जानवर आप लोगों ने देखा कि कुछ जानवरों में इस प्रकार की व्यवस्था रहती ही है कि वह पानी से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑक्सीजन को और जीवित रह लेते हैं। यही कारण है कि जब आप कभी ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ पे एक्वेरियम मुख्य रूप से होता है, जहाँ पे मानव द्वारा बनाया गया कोई एक्वेरियम होता है, इसमें छोटे से पानी का स्थान होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हवा भेजा जाता है नीचे से। अब चूंकि वो पानी बहुत छोटा होता है तो जब मछलियाँ सांस लेती हैं तो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती हैं, और यदि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो मछलियाँ धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि ऐसे एक्वेरियम में, मान लीजिए यही एक्वेरियम बना हुआ है जिसमें मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ कैसे बनाया जाए, मान लीजिए मछलियाँ तैर रही हैं तो आप देखेंगे कि नीचे पाइप के माध्यम से कुछ बुलबुले ऐसे फेंकते हैं। असल में वहाँ पे हवा डाला जाता है और ये जो हवा होता है वो इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखता है और मछलियाँ तब जीवित रह पाती हैं। वही मैं बात करूँ मिट्टी में रहने वाले जानवरों की, तो जो मिट्टी में जानवर रहते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो अपना बिल बनाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, और उस बिल में कई बार जो चूहे होते हैं वो कई सारे बिल बनाते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वह कई सारे बिल बनाते हैं जिससे कि हवा उन्हें मिल सके, यानी कि जो भी जानवर धरती के अंदर रहते हैं वो कई सारे छेद बना देते हैं, अपना मांद टाइप का बनाते हैं नीचे, जिससे कि उनका वेंटिलेशन का व्यवस्था हो सके। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पे भी धरती के अंदर कुछ मीटर या फिर कुछ फीट तक, ये मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे वायु मौजूद होता है और वहाँ से वह सांस ले सकते हैं और वह जीवित रहते हैं। इसीलिए देखिए जब बरसात के मौसम में जब चारों तरफ पानी भर जाता है, यानी कि उनके जो बील्स होते हैं उसमें भी पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर से बाहर निकल आते हैं अपने बिल से। केंचुए भी देखिए, केंचुए हो गए, केकड़े हो गए और बहुत सारे ऐसे जानवर जो बरसात के मौसम में बाहर चले जाते हैं। मुख्य कारण यही है कि नीचे ऑक्सीजन उनको मिलना बंद हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की ओर भाग आते हैं। यही कारण होता है कि जो किसान होते हैं वो उनके आलू के खेतों में या फिर गेहूं के खेतों में या फिर किसी प्रकार के जो अनाज बोते हैं किसान, तो जो चूहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसी खेत में ही वो बिल बना लेते हैं, उसमें घुस के रहते हैं, और किसान जाता है तो भाई किसको मारे, हो बिल के अंदर घुसा हुआ है। तो किसान इस तरीक़ों को अपनाता है, जो जानता है कि चूहे को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या करता है वो पानी डाल देता है उसके बिल में, पूरी तरह से पानी भर देता है। अब चूहा बेचारा कुछ देर सोचता है कि यार अब पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब उसकी सांस फूलने लगती है तो चूहा बिल से बाहर निकलता है और किसान का कुत्ता और किसान डंडा लेके खड़े रहते हैं और फिर उनका स्वागत किया जाता है और वहीं पे चूहे को मार कर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से किसान भी जानता है कि उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो व्यवस्था किया हुआ है ऑक्सीजन जाने के लिए वेंटिलेशन की, तो उस वेंटिलेशन सिस्टम को ये को ख़त्म कर देता है पानी डाल के, तो चूहे को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन इतनी मात्रा में यहाँ पे धरती पे मौजूद है और सब नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन इतनी मात्रा में है और सब गैसें यहाँ पे मौजूद हैं। तो और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीवन यहाँ पे मौजूद है, सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यह प्रश्न उठा स्वाभाविक है कि आखिर जब सभी लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे जीवन ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर ऑक्सीजन हमारे फिर कैसे यहाँ पे प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है हमारे शरीर में जाने के बाद वो फिर से वायुमंडल में कैसे वापस आ रहा है। तो इसका जो काम करते हैं वो कौन करता है, इसके जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वह इसके लिए काम करते हैं। यानी कि जैसा कि आप लोग को पता है कि पेड़ पौधे खुद ही भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पे जो जानवर से यहाँ पे जो इंसान होते हैं वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये जो पौधे होते हैं ये जब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जब भोजन बनाते हैं तो
वहाँ पे जब ये भोजन बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन इनके शरीर से निकलता है, यानी कि पौधों से ऑक्सीजन निकलता रहता है। तो जैसे जैसे मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है ऐसे ऐसे ही, हाँ, ये ऑक्सीजन लेके हम फिर से इस्तेमाल करते हैं, जितने भी जीवन मौजूद है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर ये पेड़ों पे क्या होता है, पेड़ या भोजन बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन वो निकलता है, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो काफ़ी स्थिति भयावह हो जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है कि अब लोग कहते हैं कि देखिए पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन का स्तर कितना ज़्यादा गिर जा रहा है। इसका कारण यही है कि जीवन बहुत ज़्यादा मौजूद है। मतलब धरती पे मनुष्य, तो आप देखेंगे कि मनुष्य इतने ज़्यादा बढ़े आ रहे हैं और मनुष्य अपने उपयोग के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दे रहे हैं, ज़मीनों को खाली करने के लिए जंगलों को काट कर पूरी तरह से उसे नस्ता नाबूद कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इस तरह का जो एक सिस्टम यहाँ पे काम करता है, उसमें संतुलित मात्रा में सभी चीज़ों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो ये जो ऑक्सीजन प्रतिस्थापित हो रही है, अगर पेड़ पौधे ना रहें तो हम केवल ऑक्सीजन लेते रहेंगे जब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा तो सभी के सभी जीवन यहाँ इस धरती पर से समाप्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा और चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। यदि जानकारी समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नए वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।